सो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम में। ठीक है, चलो आज हमारा अभी तक हमने अपना एफएम में टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करते हैं, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा चैप्टर। बहुत ही इजी। इजी मतलब क्या कि अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको आप एकदम फ्री के नंबर बोल सकते हो। एग्जाम में आ जाए तो फ्री के नंबर बोल सकते हो एक बार के लिए। तो चलो बच्चा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमारा बहुत ईजी था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मैं नहीं बोलूंगा कि हार्ड था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बहुत ही इजी था। एक बार के लिए मैं बोलूंगा कि चलो वो भी हार्ड है, लेकिन डिविडेंड डिसीजन तो हमारा बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, फ्री के मार्क्स जिसको बोलते हैं। और एग्जाम में अगर आप मार्क्स की बात करो तो 5 नंबर के आराम से इसमें से देखने को मिल सकते हैं। 5 नंबर के आराम से देखने को मिल सकते हैं। बाई चांस एग्जाम में आ गया, सबसे पहले आप लोग को डिविडेंड डिसीजन कर लेना है और आपको अपना 5 नंबर तो सिक्योर कर लेना है। ठीक है, चलो तो चैप्टर नंबर 16 हम लोग अपना डिविडेंड डिसीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन। और क्लास की बात करूं तो मुझे लगता है 4 क्लास में आपका ये आराम से खत्म हो जाएगा। 3 से 4 क्लास में आराम से खत्म हो जाएगा ये। 4 क्लास में, उससे ज़्यादा क्लास ही जाएगा नहीं। ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजन भी आपका 4 क्लास में आराम से खत्म हो जा रहा है। चलो, डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले आपको डिविडेंड का मतलब पता है कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है? आपको डिविडेंड का मतलब पता है कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है? हाँ, देखो कितना अच्छा वर्ड लिखा है। द टर्म डिविडेंड रिफर्स टू द पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, मैंने बहुत बार बोला, मैंने जब अकाउंटिंग का लेक्चर करा रहा था, अकाउंटिंग के लेक्चर में भी मैंने आपको बहुत बार पूरा चार्ट बना के दिखाया है कि एक कंपनी जब अपना नेट प्रॉफिट कमाती है पूरा पूरा टैक्स देने के बाद, पूरा नेट प्रॉफिट में टैक्स देने के बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है, वो प्रॉफिट से कंपनी दो चीज ही कर सकता है। आइदर कंपनी वो प्रॉफिट को अपना रिजर्व में वापस डाल देगा, और आइदर कंपनी उसका डिविडेंड बांट देगा। रिजर्व में वापस डाल देने का मतलब क्या होता है कि कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रहा है, कंपनी उसको रिजर्व में जमा रख रहा है, कंपनी उसको बिजनेस के ग्रोथ के लिए रिजर्व में जमा रख रहा है। तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड का मतलब वो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट जो कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने शेयर होल्डर में, वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, उसके बाद भी आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड चलो पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज पढ़ो, सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, हमें तो प्रैक्टिकल में फोकस करना है। बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चे मेरे चैनल से क्लास कर रहे हैं वो इतना इंश्योर हो जाना कि मैं सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिकल में फोकस कर रहा हूँ, मैं थ्योरेटिकली फोकस नहीं कर रहा। एकदम वर्स्ट टू वर्स्ट एग्जाम में सिचुएशन क्या होगा? 80 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा, 20 नंबर का थ्योरी रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं थ्योरी में एकदम नहीं, मैं पूरी आपके प्रैक्टिकल में फोकस कर रहा हूँ। लास्ट 3-4 बार एग्जाम जो हो चुका है, 3-4 अटेम्प्ट का, मैं देख पाया हूँ कि उसमें 100 मार्क्स का इंस्टीट्यूट थ्योरी पूछता है, और जो ऑप्शनल ग्रुप रहता है उसमें इंस्टीट्यूट थ्योरी पूछता है। ठीक है, तो मैं पूरी प्रैक्टिकल में फोकस कर रहा हूँ। भैया इक्विटी डिविडेंड तो मतलब समझ गए ना? जो डिविडेंड हम लोग इक्विटी शेयर वाले को देते हैं वो होता है इक्विटी डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब समझ गए ना? जो हम लोग प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड देते हैं उसको बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड आप लोगों को पता है, इंटरिम डिविडेंड और रेगुलर डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड मतलब देखो दो, एक होता है फाइनल डिविडेंड। आप लोग अपना कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, कंपनी लॉ में आप लोग पढ़ोगे डिविडेंड वाले चैप्टर में कि जो कंपनी हमारे एजीएम के टाइम डिविडेंड डिक्लेयर करता है वो होता है फाइनल डिविडेंड। और एजीएम नहीं हुआ, कंपनी साल के बीच में कहीं से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, साल के कंपनी कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो होता है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड इज पेड बाय द कंपनी फॉर द करंट ईयर बिफोर द अकाउंट्स ऑफ पीरियड हैज बीन क्लोज। मतलब अभी इस साल का अकाउंट भी क्लोज नहीं हुआ, इस साल का कंपनी को पता भी नहीं है कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, फिर भी कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो वो होता है इंटरिम डिविडेंड, वो होता है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, ठीक है। और ये डिविडेंड कंपनी कब देती है? जब कंपनी को बहुत हेवी अर्निंग हो गया होता है। रेगुलर डिविडेंड जो कंपनी यूजुअल रेट में रेगुलर हर साल डिविडेंड दिए जाती है तो होता है रेगुलर डिविडेंड। कैश डिविडेंड क्या होता है? कैश डिविडेंड बोला, कैश मेथड इज द यूजुअल डिविडेंड और मेथड ऑफ पेइंग डिविडेंड। कंपनी कैसे डिविडेंड पे करती है? सबको कैश में ही तो करती है। बोलोगे भैया कैश तो नहीं आता, अरे बैंक में रुपया आ गया ना, वही होता है कैश डिविडेंड। ठीक है, स्टॉक डिविडेंड का मतलब क्या है कि इसमें कंपनी रुपया नहीं देता। स्टॉक डिविडेंड में कंपनी रुपया नहीं देता, कंपनी आपको बोनस शेयर वो कर देता है, इशू कर देता है। स्टॉक डिविडेंड मीन इशू ऑफ बोनस शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। समझ रहे हो? ये भी एक टाइप का डिविडेंड ही है, ये भी एक टाइप का डिविडेंड ही है। इसमें कंपनी क्या करता है, कंपनी आपको रुपया नहीं देता। नॉर्मल डिविडेंड में कंपनी हम लोग को क्या करता है? रुपया दे देता है बैंक में। तो कौन सा डिविडेंड हुआ? कैश डिविडेंड। कंपनी रुपया नहीं दिया, कंपनी हम लोग को बोनस शेयर दे दिया, वो भी एक टाइप का डिविडेंड ही है, लेकिन स्टॉक डिविडेंड। ठीक है, अच्छा स्क्रिप या बॉन्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है? कभी कदार कंपनी के पास क्या होता है ना, कि कंपनी के पास मान लो रुपया नहीं होता है तो कंपनी क्या करता है? बॉन्ड इशू कर देता है अपने शेयर होल्डर को।
ठीक है, स्क्रिप डिविडेंड प्रोमिसेस टू पे इन केस ऑफ कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड टू पे डिविडेंड इन कैश। कंपनी के पास ना बैंक में रुपया नहीं है, कंपनी के पास रुपया नहीं है कि कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे पाए, तो कंपनी ना बॉन्ड इशू कर देता है, बॉन्ड इशू कर देता है शेयर होल्डर के नाम। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टी डिविडेंड, कभी क्या होता है कंपनी कैश छोड़ के कंपनी कोई एसेट्स के रूप में डिविडेंड पे कर रहा है तो होता है प्रॉपर्टी डिविडेंड, लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं होता। अब बताओ ना, कैश छोड़ के कंपनी आपको क्या देगा, कैश छोड़ के कंपनी आपको क्या देगा, कंपनी क्या अपना एसी खोल के डिविडेंड में देगा। प्रॉपर्टी डिविडेंड मेरे को समझ में क्या आता है, हाँ प्रॉपर्टी डिविडेंड मेरे को समझ में क्या आता है कि प्रॉपर्टी डिविडेंड आर पेड इन द फॉर्म ऑफ सम एसेट्स अदर देन कैश। अदर कैश छोड़ के कंपनी कुछ और एसेट्स आपको दे रहा है तो वो होता है प्रॉपर्टी डिविडेंड। अब कंपनी कैश नहीं देगा तो आपको क्या देगा, कैश नहीं देगा तो आपको क्या देगा, आपको अपना कंपनी का एसी पंखा एसेट्स लैपटॉप कंप्यूटर थोड़ी खोल के दे देगा। तो इसलिए लास्ट में क्या बोला, एंड आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया। प्रॉपर्टी डिविडेंड हमारे इंडिया में पॉपुलर है ही नहीं। कंपोजिट डिविडेंड मतलब क्या होता है कि कंपनी कुछ रुपया आपको कैश में दे दिया, कुछ आपको प्रॉपर्टी के रूप में दे दिया, वो होता है कंपोजिट डिविडेंड। ऑप्शनल डिविडेंड में क्या होता है कि शेयर होल्डर लोगों के पास ऑप्शन है कि इधर तुम कैश ले लो इधर तुम प्रॉपर्टी ले लो। ठीक है, और एक्स्ट्रा और स्पेशल डिविडेंड क्या हो गया, एक्स्ट्रा और स्पेशल डिविडेंड जब मैनेजमेंट को लगता है कि मेरे को एक्स्ट्रा डिविडेंड दे देना चाहिए, कंपनी एक्स्ट्रा डिविडेंड देता है। कुछ उतना है नहीं, बस मैं आपको बताया कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड का फॉर्म्स क्या होता है। आप लोग भी एक बार रीड करोगे आपको एकदम बढ़िया से समझ आ जाएगा, एक बार रीड करोगे एकदम बढ़िया से समझ आएगा। बाकी मैं थ्योरी एकदम नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, थ्योरी नहीं, मैं खाली ये प्रैक्टिकल में फोकस करूँगा। हाँ देखो होता क्या है हम लोग को यहाँ पर 3 ठो थ्योरी पढ़ने को मिलेगा। हम लोग को यहाँ पर क्या पढ़ने मिलेगा, 3 ठो थ्योरी पढ़ने को मिलेगा, 3 ठो डिविडेंड थ्योरीज या डिविडेंड मॉडल। हम लोग को कितना थ्योरी पढ़ने को मिलेगा, 3 ठो ऐसे पढ़ने को मिलेगा। फर्स्ट है मोदिग्लियानी एंड मिलर्स अप्रोच, सेकंड इज वॉल्टर मॉडल, थर्ड इज अपने को गॉर्डन्स मॉडल। 3 ठो है, ऐसे है तो 5 लेकिन हमारे सिलेबस में 3 ही रखा गया है। अगर आप सीए का मॉड्यूल खोल के देखोगे तो वहाँ आपको 5 मिलेगा। फर्स्ट इज क्या, एमएम अप्रोच, शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या बोल सकते हैं, एमएम मॉडल, मोदिग्लियानी मिलर मॉडल, क्या नाम है, मोदिग्लियानी मिलर मॉडल। सेकंड इज वॉल्टर, थर्ड इज गॉर्डन। हम लोग आज के क्लास में मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच सीख लेंगे। एग्जाम में आता भी बहुत बार ये है, ज़्यादा आने का चांस ये है, नहीं तो वॉल्टर और गॉर्डन तो भैया एकदम सिंपल है, खाली हम लोग को फॉर्मूला में पुट करना होता है। ये क्या होता है, देखो एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। आप 2 टाइप का कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2 टाइप का आपको कंपनी बता रहा हूँ। एक है मार्केट में आईटीसी, एक है मार्केट में आईटीसी और एक है मान लो मार्केट में, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पिडलाइट, फेविकॉल। मेरे को नहीं पता उतना, मेरे को इसका कंपनी का बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, जो मैं बता रहा हूँ पूरा एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, आईटीसी का मान लो 10 साल पहले शेयर का दाम था 100 रुपया एंड आज आफ्टर 10 ईयर्स इस कंपनी का शेयर का दाम है 400 रुपया मान लो। लेकिन पिडलाइट का अगर आप देखोगे, मैं पूरा एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 साल पहले अगर शेयर का दाम था 100 रुपया तो आज आफ्टर 10 ईयर इस कंपनी का शेयर का दाम है, इक्विटी शेयर का दाम है 3500 रुपया। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या डिफरेंशिएट करता है दोनों कंपनी को, दोनों कंपनी अपने अपने में एकदम टॉप क्लास कंपनी है ना। जबकि आईटीसी का 10 साल पहले भी 100 रुपया था, पिडलाइट का भी 10 साल पहले 100 रुपया था। आज आईटीसी का सिर्फ 400 रुपया है और पिडलाइट का 3500 रुपया भाग गया, है ना। दोनों कंपनी में फर्क क्या पता है, डिविडेंड का। ये क्या करता है, ये रेगुलर डिविडेंड पे करता है, ये अपने शेयर होल्डर को रेगुलर डिविडेंड पे करता है। जबकि पिडलाइट क्या करता है, अपने शेयर होल्डर को रेगुलर डिविडेंड पेमेंट नहीं करता, ये अपने शेयर होल्डर को रेगुलर डिविडेंड नहीं देता और ये कंपनी रेगुलर डिविडेंड देता है। तो हम लोग जब डिविडेंड डिसीजन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर 3 थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। जिसे मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच हमें क्या सिखाता है कि कोई कंपनी आप अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दो या मत दो, आपके वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका अल्टीमेट में जो फर्म का वैल्यू है, आपका शेयर का जो वैल्यू है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि वॉल्टर और गॉर्डन क्या बोलते हैं कि नहीं, रेलिवेंसी रखता है। वॉल्टर और गॉर्डन ना ये वाले बात को प्रूफ कर देगा, वॉल्टर और गॉर्डन क्या है, ये वाले बात को प्रूफ कर देगा कि जो कंपनी डिविडेंड पेमेंट करती है, हाँ, उस कंपनी का शेयर प्राइस उतना आगे नहीं बढ़ता, जबकि जो कंपनी डिविडेंड नहीं पे करती है उसका शेयर प्राइस बहुत आगे बढ़ जाता है। ये बात वॉल्टर और गॉर्डन प्रूफ करेगा। जबकि मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच क्या बोलता है कि आप डिविडेंड पे करो या मत करो, फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड पे करो या मत करो, आपके फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच क्या बोलता है
KIT से तुम डिविडेंड पे कर रहे हो और पिडलाइट तुम डिविडेंड नहीं पे कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट तुम्हारे फर्म का जो वैल्यू है वही रहेगा। जबकि मोदी वाल्टर और गॉर्डन मॉडल कुछ अलग बात बोलता है। एक काम करते हैं हम लोग, आज पहले थोड़ा मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच का हम लोग थोड़ा एक बार सम्स कर लेते हैं। सम्स करने के बाद फिर आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाँ ये थ्योरी क्या बोलना चाह रहा है, ये थ्योरी क्या बोलना चाह रहा है। फिर मैं आप लोग को थोड़ा सा थ्योरी भी बता दूंगा। हाँ एक बार सम्स ही करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, मोदिग्लियानी एंड मिलर मॉडल। मिलर्स मॉडल, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, MM मॉडल। ठीक है, पहला MM, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वॉल्टर, तीसरा पढ़ेंगे गॉर्डन। आज हम लोग खाली पूरा क्लास आज हम लोग अपना MM मॉडल के पीछे देते हैं, मोदिग्लियानी एंड मिलर मॉडल के पीछे देते हैं। ठीक है, चलो ये मॉडल का अगर मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता दूं तो इसका फॉर्मूला क्या है, P0 इक्वल टू P1 प्लस में D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। जहां पर P0 मतलब क्या है, मार्केट प्राइस एट द बिगिनिंग, P1 मतलब क्या है, मार्केट प्राइस एट द एंड, हाँ। D1 मतलब क्या है, डिविडेंड एट द एंड। एंड भैया KE का मतलब क्या है, कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट बोलो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलो, बातें की है। ठीक है, यहाँ आपके पूरे डिविडेंड चैप्टर में आपका क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन रेट वर्ड में फोकस करेगा। फॉर्मूला क्या है, P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। मतलब P0 मतलब अगर आपको आज का अपना वैल्यू पता करना है, ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है, अगर आपको अपना आज का वैल्यू पता करना है, अगर आपको आज का अपना मार्केट प्राइस पता करना है, तो आप ये पता करो कि एक साल बाद क्या मार्केट प्राइस था, प्लस एक साल बाद आप क्या डिविडेंड देने वाले हो, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। मतलब उसको हम लोग एक तरीके से आप बोल सकते हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके हम लोग आज के प्राइस में ले आ रहे हैं। ठीक है, एक बार सम्स करते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला तो भैया हमें याद रखना है, P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच क्या बोलता है कि तुम डिविडेंड दो या मत दो, तुम्हारे फर्म को कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच क्या बोलता है कि भाई तुम्हारा कंपनी डिविडेंड दे या नहीं दे, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और चलो ये हम लोग ये एग्जांपल हम लोग अभी सीख के हम लोग प्रूफ कर लेंगे, ये एग्जांपल सीख के हम लोग प्रूफ कर लेंगे। जब भी मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच करेंगे हम लोग दो तरीके से आंसर निकालेंगे, इफ डिविडेंड इज पेड, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। क्योंकि हम लोग को थ्योरी को प्रूफ करना है ना कि कंपनी डिविडेंड पे कर रहा है कि कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर रहा है, दोनों का बात एक ही है, दोनों का वैल्यू एक ही है ना। हमें थ्योरी को देखना है ना, हम लोग थ्योरी को प्रूफ करना है। प्रूफ कब कर पाएंगे, जब हम लोग दोनों अप्रोच से आंसर निकालेंगे, इफ डिविडेंड इज पेड, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। ठीक है, ठीक है, तो फॉर्मूला हम आप लोग को क्लियर हो गया, फॉर्मूला आप लोग को क्लियर हो गया। चलो ये इलस्ट्रेशन हम लोग करते हैं पेज 634। इलस्ट्रेशन ना, ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है हमें, ये हमें क्या बोलना चाह रहा है, सो दैट द पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म एज पर MM अप्रोच। अच्छा, एग्जाम में MM अप्रोच अगर नहीं दे, खाली ये बात बोल दे कि शो करो कि पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, तो आप समझ जाना है कौन सा बात कर रहा है MM। क्योंकि पूरे चैप्टर में हमारा एक ही मॉडल है, एक ही थ्योरी है जो अगेंस्ट में बात कर रहा है, जो बोल रहा है कि तुम डिविडेंड दो या मत दो, हाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए कंपनी बिलोंग्स टू ए रिस्क क्लास फॉर विच अप्रोप्रिएट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 10%। भैया हमें क्या दे दिया, कैपिटलाइजेशन रेट दे दिया। कैपिटलाइजेशन रेट मतलब KE, कैपिटलाइजेशन रेट मतलब KE हमें दे दिया 10% का, है ना, हमें KE दे दिया 10% का, जो जो दे दिया हम लोग लिखते जाते हैं। हाँ, द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 30,000। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 30,000।
करेंट मार्केट प्राइस इज 80, करेंट मार्केट प्राइस, हाँ मैंने दो चीज बोला था, मार्केट प्राइस एट द बिगिनिंग, मार्केट प्राइस एट द एंड। करेंट मार्केट प्राइस कहने का मतलब क्या है कि अभी उसका मार्केट प्राइस कितना रुपया में चल रहा है, 80 रुपया में। करेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 80, कहने का मतलब क्या है कि एक साल बाद, नहीं भैया करेंट, तो करेंट का मतलब है P0 दे दिया कि P1 दे दिया, भैया P0 दे दिया, P0 हमें दे दिया 80 रुपया का, है ना, इतना क्लियर है। कंपनी इज थिंकिंग टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹4 पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, भैया डिविडेंड अभी का दिया कि एक साल के बाद का दिया, नहीं भैया कंपनी सोच रहा है कि 4 रुपया देगा एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, डिविडेंड एट द एंड, D1 दे दिया D1 दे दिया 4 रुपया का, हमें क्या दे दिया, D1 दे दिया 4 रुपया का, समझे, क्या दे दिया हमें, हमें D1 दे दिया 4 रुपया का, समझ आया इतना, समझ आया, हमें D1 दे दिया 4 रुपया का, चलो D1 भी दे दिया। कंपनी एक्सपेक्ट टू हैव नेट इनकम ऑफ इतना, इट हैज प्रपोजल टू इतना, इतना इतना आगे समझते हैं। पहले भैया हमें जो काम का सामान दे दिया, हमारा फॉर्मूला में 4 चीज था, P0, P1, D1, KE, क्या हमें P1 दिया, नहीं दिया, तो भैया एक चीज तो गायब रखेगा तभी तो हम लोग काम कर पाएंगे ना, हाँ काम कर पाएंगे ना। तो हमें सबसे पहले कैसे आंसर निकालना है, इफ डिविडेंड इज पेड, इफ डिविडेंड इज पेड, हम लोग सबसे पहले क्या काम कर रहे हैं, अगर कंपनी ने डिविडेंड पेमेंट किया तो, फिर हम लोग करेंगे अगर कंपनी ने डिविडेंड पेमेंट नहीं किया तो, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE, ये था ना। क्या P0 हमें पता है, हाँ भैया P0 तो हमें पता है, P0 क्या है मेरा 80 इक्वल टू, क्या P1 हमें पता है, P1 नहीं पता, D1 हमें पता है 4, 1 प्लस KE हमें पता है, KE है 10%, 10% मतलब क्या हो गया, 10% को क्या हम लोग 0.1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बस काम हो गया। चलो देखो 80 इक्वल टू P1 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 1.1, क्रॉस इंटू हो जाएगा 80 इंटू 1.1, 80 इंटू में 1.1 हो जाएगा, कितना हो गया 88, 88 इक्वल टू P1 प्लस 4, है ना, मेरा P1 क्या आ गया 88 माइनस 4, P1 इक्वल टू 84। किस किस को मेरा बात क्लियर है, मतलब देखो ये फॉर्मूला हमें क्या कहना चाह रहा है, फॉर्मूला हमें कहना चाह रहा है कि आज के दिन आपके मार्केट प्राइस 80 रुपया, आज के दिन आपका मार्केट प्राइस 80 रुपया, अगर आप डिविडेंड भी पे करोगे ना और कैपिटलाइजेशन रेट का यूज करोगे तो आपका एक साल बाद आपका मार्केट प्राइस 84 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमें ये कहना चाह रहा है, ये फॉर्मूला हमें ये कहना चाह रहा है, समझे, फॉर्मूला में अभी तक हम लोग क्लियर है, हम लोग अभी तक क्लियर है। यहीं पर हम लोग एक कंपेरेटिव चार्ट बनाते हैं, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, इफ डिविडेंड नॉट पेड, अगर कंपनी मेरी डिविडेंड नहीं पेमेंट करती है तो, क्योंकि मोदी गिलानी में हम लोग को प्रूफ करना है ना कि इफ डिविडेंड इज पेड, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, दोनों का बात एक ही है। चलो प्रूफ करते हैं, मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE, है ना। P0 मेरा कितना है 80, P1 कितना, P1 कितना नहीं पता, क्या D1 कंपनी कुछ डिविडेंड पेमेंट कर रही है, भैया ऐसे तो 4 रुपया डिविडेंड पेमेंट कर रही है, लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इफ डिविडेंड नॉट पेड, मान लो कंपनी कुछ डिविडेंड नहीं पेमेंट कर रही है तो क्या होगा 1 प्लस 0.1, है ना, समझे। तो देयरफॉर 80 इक्वल टू P1 बाई 1.1, P1 इक्वल टू 88, समझे। तो अगर मेरी कंपनी डिविडेंड पेमेंट करती है तो उसका मार्केट प्राइस एक साल के बाद 84 हो जाएगा, और अगर मेरी कंपनी डिविडेंड नहीं पेमेंट करती है तो उसका मार्केट प्राइस एक साल बाद 88 हो जाएगा। ये फॉर्मूला के हिसाब से अभी तक समझ पाए, फॉर्मूला के हिसाब से अभी तक समझ पाए, बताओ। मैं अभी तक कुछ डिटेल में गया ही नहीं ना, मैं आप लोग को मोदी गिलानी पढ़ाया हूँ ना कुछ, मैंने बस आप लोग को ये बताया कि एज पर MM मॉडल हम लोग एक फॉर्मूला सीख रहे हैं, P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE, जहां पर P0 मतलब होता है अभी का मार्केट प्राइस, P1 मतलब होता है एक साल बाद का मार्केट प्राइस, D1 मतलब एक साल बाद जो डिविडेंड पेमेंट करने वाले, KE मतलब कैपिटलाइजेशन रेट। हम लोगों ने क्वेश्चन से कुछ डेटा निकाला, हम लोगों ने 2 चार्ट बनाया कि कंपनी अगर डिविडेंड पेमेंट कर रही है, अगर कब डिविडेंड नहीं पेमेंट कर रही है ना। तो फॉर्मूला में हम लोग किए, फॉर्मूला में मेरे को सब चीज़ दिया था, P1 खाली गायब था,
तो हम लोग देखिए, अगर मेरा कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रहा है तो 1 साल के बाद मार्केट प्राइस 84 करके हो जाएगा। अगर मेरा कंपनी डिविडेंड नहीं पेमेंट कर रहा है तो 1 साल के बाद मार्केट प्राइस 88 करके हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप किसको क्लियर है? किसको यहां तक क्लियर है बताओ? किसको क्लियर है? किस किसको क्लियर है? कंपनी अगर डिविडेंड पेमेंट कर रही है तो उसका मार्केट प्राइस इतना हो जाएगा, कंपनी अगर डिविडेंड पेमेंट नहीं कर रही है तो उसका मार्केट प्राइस 88 हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? बताओ, यहाँ तक इसको पेमेंट क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक है। आओ अभी क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। अभी तक तो क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन ये था कि एज पर एमएम अप्रोच हमें प्रूफ करना है कि पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो हम लोग क्या पढ़े थे? कंपनी बिलोंग टू ए रिस्क क्लास फॉर विच अप्रोप्रिएट रेट इज 10%। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 30,000। अभी मेरी कंपनी के पास 30,000 इक्विटी शेयर्स है। अभी मेरी कंपनी के पास कितना शेयर्स है? 30,000 इक्विटी शेयर्स है। करेंट मार्केट प्राइस 80 और 1 साल के बाद का भी हमें पता चल गया। कंपनी इज थिंकिंग टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 4 रुपया। कंपनी चाह रही है कि 4 रुपया का डिविडेंड पेमेंट करे, अच्छी बात है। द कंपनी एक्सपेक्ट टू हैव अ नेट इनकम ऑफ 3 लाख। कंपनी का नेट इनकम कितना है? 3 लाख रुपया। कंपनी का नेट इनकम कितना है? 3 लाख रुपया। इट हैज़ अ प्रोपोजल ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 6 लाख इन न्यू प्रोपोजल। कंपनी क्या सोच रही है कि कंपनी को 6 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है कहीं। कंपनी को कहीं पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है? 6 लाख रुपीज कंपनी को इन्वेस्ट करना है। मेरी कंपनी को कितना रुपया इन्वेस्ट करना है? सिंपल सी बात, मेरी कंपनी को 6 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मेरी कंपनी को 6 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है। तो नेक्स्ट आप क्या निकालोगे पता है? वैल्यू ऑफ कंपनी। वैल्यू ऑफ कंपनी हमें यही तो प्रूफ करना है ना कि पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ कंपनी दोनों केस में निकालेंगे। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात समझो, सिंपल सी बात समझो, सिंपल सी बात समझो। मेरा कंपनी को कितना इन्वेस्टमेंट करना है? मेरा कंपनी को 6 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है। अब मेरा कंपनी सोच रहा है कि क्या मैं डिविडेंड पेमेंट करूं कि ना करूं, क्योंकि मेरे को तो कहीं पर 6 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट ही करना है। तो भैया लेकिन ये 6 लाख रुपया आएगा कहाँ से कंपनी के पास? कंपनी के पास तो 3 लाख रुपया का ही नेट प्रॉफिट है। भैया बचा कुछ नया इक्विटी शेयर इशू करना होगा, 6 लाख रुपया तो लाना होगा ना। लेकिन 6 लाख रुपया लाऊं कहाँ से? 6 लाख रुपया लाऊं कहाँ से? मेरे पास तो 3 लाख रुपया का ही है। लेकिन भैया 6 लाख रुपया लाना तो पड़ेगा, 6 लाख रुपया तो लाना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। कंपनी को कितना का इन्वेस्टमेंट करना है? इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है 6 लाख रुपया का। लेस प्रॉफिट अवेलेबल। कंपनी के पास कितना का प्रॉफिट अवेलेबल है? भैया कंपनी को 6 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट करना है। मेरी कंपनी को इन्वेस्टमेंट कितने का करना है? मेरी कंपनी को 6 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट करना है। कंपनी एक्सपेक्ट टू हैव अ नेट इनकम ऑफ 3 लाख। लेकिन कंपनी के पास 3 लाख रुपया का प्रॉफिट भी पड़ा है। कंपनी के पास 3 लाख रुपया का प्रॉफिट भी पड़ा है। लेकिन एक बात सोचो, आपके पास जो 3 लाख रुपया का प्रॉफिट पड़ा है, आप क्या अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं पेमेंट करोगे? हाँ भैया, डिविडेंड तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो लेस डिविडेंड पेड। आपके पास जितना का प्रॉफिट पड़ा है ना, आप उसमें से पहले आप डिविडेंड पेमेंट करोगे। लेस डिविडेंड पेड। कितना का डिविडेंड पे करोगे बताओ तो? कितना का डिविडेंड पे करोगे? भैया मेरे पास अभी 30,000 इक्विटी शेयर होल्डर है। मेरे पास कितने शेयर होल्डर है? द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 30,000। मेरे पास 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं। हाँ, और हर एक शेयर वाले को आप कितना रुपया का डिविडेंड दोगे? आप 4 रुपया का डिविडेंड दोगे, आपने कहा था। तो भैया 1,20,000 का तो आप डिविडेंड ही पेमेंट कर दे रहे हो। आप 1,20,000 का तो डिविडेंड ही पेमेंट कर दे रहे हो। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? हाँ, कहने का मतलब समझ रहे हो? कहने का मतलब समझ रहे हो? आपको चाहिए 6 लाख रुपया, आपको चाहिए 6 लाख रुपया। आपको कितना रुपया चाहिए? आपको चाहिए 6 लाख रुपया। सॉरी, मैंने इस तरह करा दिया, इस तरह करो। आपको चाहिए 6 लाख रुपया। आपके पास कितने का प्रॉफिट बचा है? आपके पास कितने का प्रॉफिट पड़ा है? आपके पास 3 लाख रुपया प्रॉफिट पड़ा है। आपके पास 3 लाख रुपया पड़ा है। लेकिन वो 3 लाख में आप डिविडेंड भी तो दोगे ना, आप डिविडेंड भी तो दोगे। कितने का डिविडेंड दोगे? आपकी कंपनी के पास 30,000 इक्विटी शेयर है। हर एक इक्विटी शेयर के भीतर आप 4 रुपया का डिविडेंड दे रहे हो। मतलब 3 लाख में से आप 1,20 का तो डिविडेंड दे दोगे, है ना। तो आपके हाथ में कितना बचा? आपके हाथ में 1,80 का ही तो प्रॉफिट बचा।
किस किस को मेरा बात क्लियर है? आपको 6 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है कहीं, आपके पास प्रॉफिट भी पड़ा 3 लाख, लेकिन वो 3 लाख में 1/20 का तो आप डिविडेंड दोगे, तो फाइनल आपके हाथ में कितना रुपया बचा? आपके हाथ में तो 180 ही बचा। फाइनल आपके हाथ में तो 80 रुपया, 180 बचा, है ना। शॉर्टफॉल कितना पड़ गया? 6 में से 180 गया, 4/20। भैया आपको 6 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन फाइनल प्रॉफिट आपके हाथ में 180 ही बचा, तो बचा कुछ ये रुपया कहाँ से आएगा? हाँ हाँ, बाई फ्रेश इशू, कुछ फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करना होगा कि नहीं? कुछ फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करना होगा कि नहीं, ये बताओ। हाँ, बचा 4,20,000 कहाँ से आएगा? कुछ नया फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करना होगा। यस या नो? सेम इधर भी आओ, आपको इन्वेस्टमेंट कितने का करना है? भैया मुझे तो इन्वेस्टमेंट करना था 6 लाख रुपया। लेस प्रॉफिट आपके पास कितना है? भैया देखो, प्रॉफिट तो मेरे पास ऐसे 3 लाख रुपया पड़ा है, प्रॉफिट तो मेरे पास 3 लाख पड़ा है, लेकिन उसमें से कुछ का आपने डिविडेंड दे दिया। क्या इस केस में डिविडेंड दोगे? नहीं भैया, हमने तो डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि हम लोग तो टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, इफ डिविडेंड नॉट पेड, मतलब कंपनी इस केस में कुछ भी रुपया डिविडेंड नहीं पेमेंट कर रही है, तो आपके पास पूरा पूरी 3 लाख का प्रॉफिट बचा हुआ है ना। जबकि इस केस में क्या था, कंपनी 180 का तो डिविडेंड दे दी, तो फिर भी भैया शॉर्टफॉल कितना पड़ गया? शॉर्टफॉल मेरे पास 3 लाख का पड़ गया, और ये 3 लाख रुपया कहाँ से आएगा? बाई फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर। किस किस को क्लियर है यहाँ तक? किस किस को यहाँ तक क्लियर है? भैया हमने दोनों केस में हमने शॉर्टफॉल निकाल लिया, दोनों केस में हमने शॉर्टफॉल निकाल लिया, दोनों केस में हमने कितना क्या निकाल लिया भैया? शॉर्टफॉल तो निकाल लिया, शॉर्टफॉल तो निकाल लिया, ठीक है। तो इतना भैया रुपया शॉर्टफॉल पड़ रहा था मेरा दोनों केस में, इतना रुपया का मेरा शॉर्टफॉल पड़ रहा था, तो देयरफॉर नंबर ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर, कितना इक्विटी शेयर आएगा ये बताओ भैया। देखो मेरे को 4,20,000 रुपया का जरूरत है, मेरे को 4,20,000 रुपया का जरूरत है, मतलब हम लोग कैलकुलेट करें ना कि मेरे को कितना फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करना होगा, तो भैया मेरे को 4,20,000 का जरूरत है। और अभी अभी आप ही ने कैलकुलेट किया था, आपने ही कैलकुलेट किया था कि बाद में शेयर का दाम 84 हो जाएगा। अभी शेयर का दाम 80 रुपया चल रहा है, अभी शेयर का दाम 80 रुपया चल रहा है, लेकिन एक साल बाद 84 हो जाएगा। तो भैया मेरे को 4,20,000 चाहिए, एक शेयर का दाम 84 भी अगर चलेगा, तो मेरे को कितना इक्विटी शेयर का जरूरत पड़ेगा? 4,20,000 डिवाइडेड बाई 84, दैट मीन्स भैया मेरे को 5,000 शेयर इशू करना पड़ेगा। मेरे को कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? 5,000। बात समझ रहे हो? मेरे को 4,20,000 रुपये का जरूरत चाहिए, और 4,20,000 रुपया मेरे को मिलेगा कैसे? जब मैं 5,000 शेयर इशू करूँ, है ना। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल शेयर कितना हो गया आपके पास? भैया पहले से मेरे पास 30,000 शेयर था, पहले से मेरे पास 30,000 शेयर था, है ना। और अभी आप फ्रेश इशू कितना कर रहे हो? 5,000 और कर रहे हो, है ना। तो टोटल आपके पास कितना शेयर हो गया? 35,000 शेयर हो गया। किस किस को यहाँ तक का बात क्लियर है? किस किस को मेरा यहाँ तक का बात क्लियर है बताओ? किस किस को मेरा यहाँ तक का बात क्लियर है? हाँ, सेम यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेयर, कितना शेयर आपको इशू करना पड़ेगा? भैया मेरे को 3 लाख रुपया का जरूरत है, 3 लाख रुपया का जरूरत है, और मेरा एक साल बाद शेयर का दाम, अगर मैं डिविडेंड नहीं पेमेंट कर रहा हूँ, तो मेरा शेयर का दाम 88 हो जाएगा, मेरा शेयर का दाम 88 हो जाएगा। तो मेरे को कितना शेयर इशू करने का जरूरत है? 3 लाख डिवाइडेड बाई 88, 3409 मेरे को शेयर इशू करना होगा, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल शेयर मेरे पास कितना हो गया इस केस में? मेरे पास टोटल शेयर कितना हो गया भैया? पहले से मेरे पास 30,000 शेयर तो था ही, प्लस में 3409 मैं और इशू करूंगा, तो टोटल में मेरे पास 33,409 शेयर्स हो जाएंगे। किस किस को यहाँ तक का बात क्लियर है बताओ? किस किस को यहाँ तक का बात क्लियर है? बस मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को 6 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉफिट मेरे पास इतना बचा हुआ है, लेकिन प्रॉफिट में से भी मैंने कुछ डिविडेंड पेमेंट कर दिया, तो बचा कुछ ही मेरे को रुपया नया इशू करके लाना होगा। अब नया इशू करूंगा, लेकिन मार्केट प्राइस 84 करके है, दैट मीन्स मेरे को इतना शेयर इशू करना होगा। टोटल शेयर मेरे पास अभी तक इतना हो गया। किस किस को यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक का चीज क्लियर है? ठीक है। तो अब ये देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, मेरा शेयर का टोटल कितना वैल्यू है भैया? मेरी कंपनी के पास कितने शेयर हो जाएंगे? 35,000 शेयर हो जाएंगे ना। मेरी कंपनी के पास शेयर कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे, और हर एक शेयर का दाम आप ही ने बताया था कि एक साल बाद शेयर का दाम 84 रुपया होने वाला है।
है ना। तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितना हो गया 35,000 इंटू में 84 कितना हो गया 29,40,000। भैया मेरा टोटल वैल्यू 29,40,000 का हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी देखो, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। भैया मेरे पास अभी टोटल शेयर कितना है, मेरे पास 33,409 शेयर है। और आप ही ने कहा था कि एक साल बाद मेरे शेयर का दाम कितना हो जाएगा, मेरे शेयर का दाम 88 करके हो जाएगा। शेयर का दाम मेरा 88 करके हो जाएगा। देखो तो कितना हो गया, मेरे पास 29,39,992 29,39,992 क्या हुआ 29,39,992 अप्रोक्स इतना हो गया, है ना। अप्रोक्स मेरे पास इतना हो गया, मेरा शेयर का वैल्यू टोटल इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर वैल्यू ऑफ फर्म हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म। यहाँ तक हम लोग एकदम बढ़िया से कर लिए। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर हम लोग एकदम आसपास एकदम निकाल लिए। अभी तक आप लोग को स्टेप सारा समझ आ गया। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर तक हम लोग बहुत अच्छे से निकाल लिए। और आप पता है यहाँ ही देख पा रहे होगे, देखो यहाँ ही हम लोग का मॉडल जो है, मोदी यानी मिलर अप्रोच जो है हमारा, यहाँ तक ही वो हो जा रहा है। मतलब पूरा कंडीशन फुलफिल कर दे रहा है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो दोनों हमारा सेम ही आ गया, 29,40,000, ये भी करीब करीब 29,40,000 ही है, बस 8 रुपया कम है। ठीक है, इतना चीज हम लोग को भैया समझ आ गया। इतना तो हम लोग को समझ आ गया, इतना हम लोग को क्या हो गया भैया, समझ आ गया। ठीक है, ये कहाँ चले गए आगे, वेट ए मिनट, वहां तक का स्टेप हम लोग को समझ आ गया। अब लास्ट हम लोग का स्टेप क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने का। लास्ट हम लोग का प्रोसेस क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। लास्ट हम लोग का क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। ठीक है, लास्ट हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ फर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लिए, हम लोग वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लिए। देखो मेरे शेयर होल्डर का इतना वैल्यू है, लेकिन इसमें से कुछ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ इसमें से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे जो हम माइनस कर देंगे। जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे, ब्रैकेट में लिखना। और 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 जो हमारे पास नेट इनकम बचा हुआ है वो भी हम लोग माइनस कर देंगे। जो हमारे पास नेट इनकम बचा है वो भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, वो भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ आया, माइनस समझ आया, बात समझ आया, ये बताओ बात समझ आया। हाँ, नेट इनकम जो हमारा रहेगा वो भी हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ आया, इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे, नेट इनकम को प्लस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, नहीं तो आप उल्टा आप ऐसे भी आप समझ सकते हो। वैल्यू ऑफ शेयर में, वैल्यू ऑफ शेयर में जो हमारा नेट इनकम था वो तो हमारे कंपनी का ही है, हमारे कंपनी का चीज को प्लस कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो वैल्यू ऑफ शेयर हमारे कंपनी का है, ठीक है, नेट इनकम हमारे कंपनी का ही है, प्लस कर लो। लेकिन जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट मतलब रुपया गया, ऐसे सो जाओ, इतना मेरा वैल्यू था मेरे कंपनी के पास है, नेट इनकम मेरी कंपनी के पास है, लेकिन जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रुपया तो जाएगा ही ना, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई। ठीक है, इस तरह फॉर्मूला याद रखो। तो मेरा शेयर का वैल्यू क्या है, 29,40,000 अभी हम लोग देखे थे। ठीक है, प्लस में मेरी कंपनी कितना नेट इनकम कमाई थी, 3 लाख रुपया था क्या नेट इनकम। नेट इनकम मेरी कंपनी कितना रुपया नेट इनकम कमाई थी, मेरी कंपनी नेट इनकम कितना रुपया कमाई थी, 3 लाख था शायद, नहीं तो 3 लाख रुपया नेट इनकम कमाई थी, प्लस में कर देंगे 3 लाख। लेकिन मेरा कंपनी इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, 6 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, माइनस करो, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई, मतलब कैपिटलाइजेशन रेट 10% है क्या, 10% को हम लोग 0.1 बोल सकते हैं। चलो ठीक है, करो अब करो, 29,40,000 प्लस में 3 लाख माइनस में 6 लाख होल डिवाइडेड बाई 1.1 कितना आता है, हाँ कितना आता है, कितना आता है बोलो, होल डिवाइडेड बाई 1.5 है तो 24 लाख आंसर आ रहा है मेरा। मेरे फर्म का वैल्यू तब कितना हो गया, 24 लाख। मेरे फर्म का वैल्यू कितना हो गया, 24 लाख। एकदम क्लियर बताओ, मेरे फर्म का वैल्यू कितना हो गया, 24 लाख हो गया मेरे फर्म का वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली आओ यहाँ पर भी, यहाँ पर भी अगर मेरा कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर रहा तो क्या होगा, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ द फर्म, देयरफॉर वैल्यू ऑफ फर्म कैसे फॉर्मूला याद रखना कि सुनो, मेरे शेयर होल्डर का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ शेयर, वो तो मेरे कंपनी का ही है, प्लस में मेरा कंपनी जो नेट इनकम कमाया वो भी मेरा है ना, लेकिन इतना रुपया में से हम लोग को कुछ का इन्वेस्टमेंट करना होगा तो माइनस कर देंगे, होल डिवाइडेड बाई
वन प्लस के ई, वन प्लस के ई मतलब कैपिटलाइजेशन रेट बोल दो, कितना है 29,39,992। फिर मेरा कंपनी नेट इनकम कमाया 3 लाख, लेकिन 6 लाख का इन्वेस्टमेंट भी तो कर दिया। होल डिवाइडेड बाई 1 + 0.1, करो करो करो, 29,39,2939,992 प्लस में 3 लाख माइनस में 6 लाख होल डिवाइडेड बाई 1.1 कितना आता है भैया? मेरा आ रहा है 23 रुपीज 2,39,000 ट्रिपल नहीं सॉरी 23,99,992 आसपास आंसर आ रहा है। देखो दोनों मेरा वैल्यू ऑफ द फर्म सेम ही आया, यहाँ पर आंसर आया मेरा 24 लाख, यहाँ पर भी मेरा आसपास 24 लाख ही आंसर आया है ना। देख लो दोनों में ही मेरा 24 लाख आंसर आया, बस 8 रुपये का डिफरेंस है। तो ठीक है, देखते हैं इंस्टीट्यूट का आंसर क्या निकला। इंस्टीट्यूट भी पहला आंसर 24 लाख निकाला है एंड सेकंड आंसर भी हमारा इंस्टीट्यूट 24 लाख ही निकाला है, बस 7-8 रुपये का डिफरेंस रहेगा। ठीक है ठीक है, 4 लाख आया कि नहीं? देखो हम लोगों ने प्रूफ किया कि नहीं कि डिविडेंड आप पेमेंट करो या ना करो। इफ डिविडेंड इज पेड, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, इट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। इफ डिविडेंड इज पेड, इज डिविडेंड इज नॉट पेड, हमारा देखो फर्म का वैल्यू 24 लाख ही आया। पेमेंट किया कि नहीं, समझे कि नहीं? इफ डिविडेंड इज पेड, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, हमारा फर्म का वैल्यू 24 लाख ही आया। समझ आ गया? समझ आया? यही हमारा मोदी गिलानी मिलर कहना चाह रहा है कि आप डिविडेंड पे करो कि मत करो, आप डिविडेंड पे करो कि मत करो, आपका फर्म का वैल्यू उतना ही रहता है। आपका फर्म का कुछ गुडविल खराब नहीं होगा, आपका फर्म का गुडविल एक ही रहता है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है P0 = P1 + D1 होल डिवाइडेड बाई 1 + KE। समझे? सबसे पहले हमने क्या किया, इफ डिविडेंड इज पेड, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, हमने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने ये पता कर लिया कि 1 साल बाद मेरा शेयर का प्राइस क्या होने वाला है। तो अगर हम लोग डिविडेंड पेमेंट करते हैं तो 84, अगर हम लोग डिविडेंड नहीं पेमेंट करते हैं तो 88। फिर हमने कंपनी का वैल्यू कैसे निकाले, हम लोग ये देखें कि मेरी कंपनी को 6 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन मेरे पास डिविडेंड देने के बाद प्रॉफिट कितना बचा है। तो इसमें डिविडेंड देने के बाद 180 बचा है, लेकिन इस केस में तो कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं कर रही है, पूरा पूरी बचा है। फिर भैया जो रुपया कम पड़ रहा है हम लोग कहाँ से लाएंगे? नया इक्विटी शेयर इशू करना होगा। तो हम लोग देखें कितना शेयर कंपनी को इशू करना होगा, इस केस में 5,000, इस केस में 3409। तो हम लोग देखें टोटल शेयर कंपनी के पास कितना हो गया, पहले से 30,000 था और 5,000 शेयर इशू करेगा तो इतना हो गया, और इसमें पहले से 30,000 था और इतना शेयर इशू करेगा तो इतना। तो मेरे इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना हो गया, इतना शेयर इंटू 1 साल बाद जो प्राइस होने वाला है, इतना शेयर इंटू 1 साल बाद जो प्राइस होने वाला है। फिर हम लोग लास्ट में निकाल लिए फर्म का वैल्यू। कैसे निकाले? जो मेरे इक्विटी शेयर का वैल्यू है उसमें से जो मेरे पास नेट इनकम पहले से पड़ा था माइनस कर लो, होल डिवाइडेड बाई 1 + कैपिटलाइजेशन रेट मारे। तो देख लो दोनों में आंसर मेरा करीब करीब 24 लाख आया। तो दैट मीन्स ये प्रूव हो गया कि मैं डिविडेंड पे करूं या ना पे करूं, मेरा फर्म का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। यही मेरा कौन कह रहा था? मोदी गिलानी मिलर कह रहा था। देख लो इंस्टीट्यूट का भी आंसर, इफ डिविडेंड इज पेड, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। क्लियर है कि नहीं ये बताओ? क्लियर है कि नहीं ये बताओ? सम्स अभी क्लियर नहीं होगा, एक सम सॉल्व करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, एक सम सॉल्व करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। कुछ थ्योरी बता दे अब आपको। मोदी गिलानी क्या कहना चाह रहा है? मोदी गिलानी क्या कहना चाह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिविडेंड डिसीजन इज इररिलेवेंट सो फार एज द वैल्यू ऑफ द फर्म इज कंसर्न। बोले डिविडेंड डिसीजन इररिलेवेंट है अगर आप फर्म का वैल्यूएशन का चिंता कर रहे हो। हम लोगों ने निकाल के देखा ना कि फर्म का वैल्यू डज नॉट अफेक्ट, फर्म का वैल्यू सेम ही रहता है, आप डिविडेंड पे करो कि ना करो। ये हमारा कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मोदी गिलानी कह रहा है। अच्छा ये बताओ वैल्यू ऑफ द फर्म कहने का क्या मतलब है? यहाँ वैल्यू ऑफ द फर्म कहने का क्या मतलब है? यहाँ वैल्यू ऑफ द फर्म कहने का क्या मतलब है कि वैल्यू ऑफ द कंपनी। यहाँ वैल्यू ऑफ द फर्म कहने का मतलब है वैल्यू ऑफ द कंपनी। मेरे कंपनी के, मैं कंपनी का डिविडेंड किसको पेमेंट करता हूँ? मेरे शेयर होल्डर को। मेरे शेयर होल्डर मेरे कंपनी का कौन है? ओनर है। अगर मेरा फर्म का वैल्यू अफेक्ट होगा दैट मीन्स मेरे ओनर लोग का वेल्थ अफेक्ट होगा कि नहीं? मेरे शेयर होल्डर लोग मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, ये एक टाइप का उनका क्या है? वेल्थ है। वेल्थ जैसे हेल्थ होता है वैसे वेल्थ होता है ना। तो मोदी गिलानी क्या कहना चाह रहा है? अकॉर्डिंग टू द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म इज इररिलेवेंट एज इट डज नॉट अफेक्ट द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। बड़ा डिविडेंड डिसीजन आपके शेयर होल्डर का वेल्थ को अफेक्ट नहीं करता। आप डिविडेंड दो कि नहीं दो, आपके शेयर होल्डर का वेल्थ वैसे का वैसे ही रहता है। मोदी गिलानी कहना चाह रहा है ना। मोदी गिलानी कहना चाह रहा है और हम लोगों ने सम से भी प्रूफ किया। ठीक है, समझे? समझे? समझे हमारे मोदी गिलानी भाई क्या कहना चाह रहे हैं?
आओ चलो एक और सम्स करते हैं। इलस्ट्रेशन पेज नंबर क्या, पेज नंबर 636, पेज नंबर 636। अब ये वाला सम्स अपने से आप लोग करके देखना, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है, बोला राम कंपनी बिलोंग्स टू ए रिस्क फ्री फॉर विच कैपिटलाइजेशन रेट इज 12%। अच्छा पहले डिटेल देख लेते हैं, हमें के का डिटेल दे दिया 12%, ठीक है। इट करेंटली हैज़ 30,000 शेयर, बोला अभी मेरी कंपनी के पास 30,000 शेयर है एट 100 रुपीज़ ईच, एट 100 रुपीज़ ईच। ये 100 रुपीज़ हमें क्या दिखाता है कि करंट में मेरी कंपनी का दाम 100 रुपया करके है। जो P0 है ना करंट मार्केट प्राइस, वो 100 रुपया है। ये हमें डिटेल ये दिखाना चाह रहा है एट 100 रुपीज़ ईच। द फर्म इज कॉन्टेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ ₹6 पर शेयर। अच्छा कंपनी डिविडेंड कितना का पेमेंट करेगा, 6 रुपया का पेमेंट करेगा, है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर। याद रखना कि डिविडेंड कब का दिया, अभी का दिया कि एंड ऑफ द ईयर, ये हमें एंड ऑफ द ईयर का दिया है 6 रुपया करके। कंपनी एक्सपेक्ट टू हैव, कंपनी के पास 3 लाख का नेट इनकम है, कंपनी नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, वही कहानी वही कहानी वही कहानी है ना, पूरी वही कहानी। यहाँ बस हमसे ये पूछना चाह रहा है, यहाँ बस हमसे ये पूछने चाह रहा है हाँ कि हाउ मेनी शेयर आर इशूड, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बस हम लोग पूरा वाला पूरा कर लेंगे। आगे क्या बोल रहा है, सो दैट अंडर द MM एजम्पशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। बोला आप प्रूफ करके दिखाओ कि डिविडेंड पेमेंट करना डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो हम लोग को दोनों अप्रोच से आंसर करना होगा, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर, इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर। लेकिन भैया P1 तो हमें नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। चलो ऐसा चार्ट बना लोगे आप लोग एग्जाम में भी, एक इधर एक इधर, साइड साइड ही कर लोगे ना, ऊपर नीचे क्यों करोगे, जो इधर करोगे वो उधर करते जाओगे, बस लास्ट में क्या आपका प्रूफ भी हो जाएगा। इफ डिविडेंड इज पेड, इफ डिविडेंड नॉट पेड, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला में ये पता करना है कि एक साल बाद मेरा वैल्यू क्या होगा। तो मैंने फॉर्मूला क्या बोला था, P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। मैंने ये कहा था। P0 क्या हमें पता है 100 रुपया, क्या P1 हमें पता है, नहीं भैया सब थोड़ी दे देगा डिटेल। D1 मतलब 6 रुपया होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% मतलब क्या है, कॉस्ट KE क्या है हमारा 12%, 12% मतलब 0.12 लिख दूँ, चलो ठीक है। 100 इक्वल टू P1 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई 1.12। भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, भैया डायरेक्ट निकाल दूँ। 100 इंटू में 1.12 कितना होता है, -6, 106। ये आ गया भैया, आ गया, चलो ठीक है। तो इफ डिविडेंड इज पेड, अगर कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रही है तो कंपनी का एक साल बाद क्या वैल्यू रहेगा, 106 रुपया का, ठीक है। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ द कंपनी, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मेरी कंपनी का क्या वैल्यू है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मेरी कंपनी का क्या वैल्यू है, ठीक है। तो कंपनी का वैल्यू निकालने से पहले हम लोग ये देखेंगे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, मेरी कंपनी कितना का इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। क्या करेंगे, सबसे पहले मेरी कंपनी कितना का इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, एंड अ प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6 लाख। मेरी कंपनी 6 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है ना। लेस प्रॉफिट अवेलेबल, मेरी कंपनी के पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, सुनो। तो मेरी कंपनी के पास ऐसे दिखाने के लिए तो मेरी कंपनी के पास 3 लाख रुपया अवेलेबल है, नेट इनकम अवेलेबल है मेरी कंपनी के पास 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया मेरी कंपनी के पास 3 लाख रुपया तो अवेलेबल है। लेकिन 3 लाख रुपया में से मेरी कंपनी डिविडेंड भी तो पेमेंट करेगी। ये हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, इफ डिविडेंड इज पेड। मेरी कंपनी के पास 30,000 शेयर होल्डर है, कितने शेयर है, 30,000 शेयर। हर एक शेयर को मेरी कंपनी 6 रुपया करके अगर डिविडेंड देती है, हर एक शेयर को मेरी कंपनी 6 लाख रुपया करके डिविडेंड देती है, तो 30,000 शेयर के ऊपर 6 रुपया करके डिविडेंड, मेरा कंपनी 1.80 का तो डिविडेंड ही बांट रहा है कि नहीं, है ना। मेरी कंपनी 1.80 का डिविडेंड दे रही है कि नहीं, 30,000 शेयर है, हर एक शेयर के ऊपर 6 रुपया का डिविडेंड। तो मेरी कंपनी के पास फाइनल पता है प्रॉफिट कितना बचा, 1,20,000 ही बचा। 3 लाख तो दिखने के लिए था, लेकिन वो 1,20,000 1,80,000 का मुझे डिविडेंड भी तो देना होगा ना। तो फाइनली मेरा शॉर्टफॉल कितना पड़ गया, 480 का मुझे और ज़रूरत है।
मेरे को 6 लाख रुपया का जरूरत है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन मेरे पास एक BC बचा है ना। तो क्या लिखोगे, अमाउंट रिक्वायर्ड बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर। मेरे को इतना का इक्विटी शेयर इशू करना होगा। कितना का इक्विटी शेयर मेरे को इशू करना होगा, 4,80,000 का। ठीक है, तो भैया 4,80,000 का इक्विटी शेयर इशू करना है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, मेरे को कितना इक्विटी शेयर इशू करना है नंबर में, टू बी इशूड। भैया मेरे को 4,80,000 रुपये का जरूरत है। मेरे को कितना रुपया का जरूरत है, 4,80,000 रुपये का जरूरत है। अभी अभी आपने बताया आपको 6 लाख रुपये का जरूरत था। एक 20 तो आपके पास है भैया, लेकिन 4,80 कम पड़ गया, कहाँ से लाओगे, इक्विटी शेयर इशू करो भैया। लेकिन एक इक्विटी शेयर का दाम 1 साल बाद 106 रुपया होने वाला है। एक इक्विटी शेयर का दाम कितना होने वाला है, 106 रुपया, है ना। आपको चाहिए 4,80,000 रुपया, एक एक इक्विटी शेयर का दाम 106 रुपया होने वाला है। तो टोटल कितना हो गया, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 106। भैया मेरे को 4528, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 106। भैया मेरे को 4528 इक्विटी शेयर इशू करना होगा। 4528 शेयर्स मेरे को इशू करना होगा। इतना बात समझे, मेरे को कितना शेयर इशू करना होगा, 4528। भैया टोटल इक्विटी शेयर आपके पास तब कितना हो गया, ये बता दो। टोटल इक्विटी शेयर आपके पास कितना हो गया। हाँ भैया मेरे पास पहले से कितना इक्विटी शेयर था, 30,000 शेयर तो मेरे पास पहले से था। 30,000 तो मेरे पास पहले से था। और अभी अभी आपने कहा कि 4528 शेयर आप और इशू करने वाले हो, है ना, है ना, आप ये कहना चाह रहे हो। तो मेरे पास टोटल हो गया 34,528 शेयर्स। हो गए कि नहीं हो गए, है ना, इतना हो गए। भैया इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना हो गया, ये जो 34,000 शेयर है उसका वैल्यू कितना है, वैल्यू कितना है। तो भैया मैंने कहा कि देखो मेरे पास 34,528 शेयर्स है। एक एक शेयर का मार्केट प्राइस मेरा कितना जाने वाला है, 106 रुपया मेरा होने वाला है 1 साल के बाद। एक एक शेयर का मार्केट प्राइस मेरा 106 रुपया करके होने वाला है। तो मेरा पता है टोटल वैल्यू कितना है, 34,528 शेयर है। एक एक शेयर का वैल्यू मेरा 106 होने वाला है। दैट मीन्स 36 मेरा वैल्यू होने वाला है, 36,59,968 रुपीज़ का मेरा वैल्यू होने वाला है, समझे। अभी तो देखो मेरे भाइयों बहनों, यहाँ तक हम लोग कर लिए, वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लिए। अब हमारा लास्ट क्या भैया, वैल्यू ऑफ फर्म निकालना। हमारा लास्ट क्या, वैल्यू ऑफ फर्म। तो जैसा कि मैंने वैल्यू ऑफ फर्म में आप लोगों को क्या बोला था, जो मेरा वैल्यू ऑफ शेयर है वो तो रहेगा ही, प्लस में मेरा जो कंपनी नेट इनकम कमाया वो तो मेरी कंपनी का ही है। मेरा जो कंपनी नेट इनकम कमाया वो तो मेरी कंपनी का ही है। उसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, जो मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, जो मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कैपिटलाइजेशन रेट, जो भी बोल दो। तो मेरा शेयर का वैल्यू कितना आया, 36,59,968 प्लस में नेट इनकम कितना है, नेट इनकम कितना है मेरे क्वेश्चन में, नेट इनकम कितना है, 3 लाख का नेट इनकम है। और मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है 6 लाख रुपीज़, 3 लाख का नेट इनकम है, माइनस में इन्वेस्टमेंट कर रही है 6 लाख, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस, और कैपिटलाइजेशन रेट 12% है तो 0.12 करो। 36,59,968 प्लस में 3 लाख माइनस में 6 लाख, होल डिवाइडेड बाई 1.12 कितना आ रहा है, 29,99,971 आसपास 30 लैक्स, 29,99,971। ठीक है, अब भैया यही हम लोग पूरा सम्स करते हैं। अगर हम लोगों ने डिविडेंड पेमेंट नहीं किया तो भैया पहले फॉर्मूला में बैठाओ, P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। भैया P0 कितना, 100 रुपया। P1 तो नहीं पता, क्या हमने डिविडेंड कुछ भी पेमेंट किया भैया, आप लोगों के 6 रुपया का तो पेमेंट किया नहीं, कुछ नहीं किया। 1 प्लस 0.12 तो बस कर लो। अगर आपने डिविडेंड नहीं पेमेंट किया तो आपका वैल्यू, आपका 1 साल बाद शेयर का प्राइस क्या होगा, 112। और अगर आप डिविडेंड पेमेंट करते हो तो 106। तो देयरफॉर मेरे क्या वैल्यू है मेरी कंपनी का, देखते हैं। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, मेरे को कितना का इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को इन्वेस्टमेंट कितने का करना है, 6 लाख रुपया का मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है। मेरे को कितने का इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को 6 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट करना है ना। प्रॉफिट मेरा कितना अवेलेबल है, लेस प्रॉफिट अवेलेबल। भैया इस केस में तो आपके पास पूरी 3 लाख रुपया ही अवेलेबल है, क्योंकि आप तो 1 रुपया का भी डिविडेंड नहीं दे रहे हो, आप तो 1 रुपया का भी डिविडेंड नहीं दे रहे हो, है ना। तो देयरफॉर मेरे पास शॉर्टफॉल कितने का पड़ गया भैया, 6 लाख रुपया आपको इन्वेस्टमेंट करना है, 3 लाख ही रुपया आपके पास पड़ा है। तो देयरफॉर
अमाउंट रिक्वायर्ड, आपको कितना रुपया रिक्वायर्ड है बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर। आपको 3 लाख रुपया का इक्विटी शेयर इशू करना होगा, आपको 3 लाख रुपया का इक्विटी शेयर इशू करना होगा। भैया चलो 3 लाख तो समझ आ गया, नंबर बता दो ना कि कितना नंबर ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर आपको लगेगा, आपको कितना नंबर ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर लगेगा। तो मैंने कहा सुनो मेरे को 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, मेरे को 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, और एक एक शेयर का मेरा मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 112 रुपया करके चल रहा है। एक एक शेयर का मेरा मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 112 रुपया करके चल रहा है। तो कितना हो गया, 3 लाख डिवाइडेड बाई 112, 2679 शेयर मेरे को इशू करना होगा। मैं राउंड ऑफ में कर दिया, 2679 मेरे को शेयर इशू करना होगा। तो फिर मैंने आपसे कहा कि तो टोटल आपके पास कितने इक्विटी शेयर हो गए, मैंने आपसे कहा कि टोटल इक्विटी शेयर कितने हो गए। तो आपने कहा कि सुनो भैया मेरे पास पहले से 30,000 शेयर तो थे ही, मेरे पास पहले से 30,000 शेयर तो थे ही, प्लस में 2679 मैंने और इशू कर दिया, है ना। तो टोटल मेरे पास 32,679 शेयर्स हो गए इस केस में। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो गया, इक्विटी शेयर वाले का कितना वैल्यू है, पहले आप ये बता दो। आपके पास जो इतना सारा शेयर है उसका वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे कि सुनो मेरे पास 32,679 शेयर्स है, और एक एक शेयर का मेरे मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है, 112 रुपया करके चल रहा है। एक एक शेयर का मार्केट में प्राइस 112 रुपया करके चल रहा है। तो मेरा पता है टोटल कितना वैल्यू है, 32,679। एक एक शेयर का दाम 112 रुपया करके चल रहा है। आप बोलोगे कि भैया हमारा वैल्यू चल रहा है 36,648 का। एक सेकंड भैया, इसको मैं राउंड ऑफ नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको 26,780 छोड़ दे रहा हूँ, मैं इसको 26,780 कर दे रहा हूँ। मैंने इसको राउंड ऑफ लिया था ना 9 में, मैं 9 नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको 80 कर दे रहा हूँ, ठीक है 80 मान के चलते हैं। 32678 इंटू में 112 कितना हो गया, 3659 936। राउंड ऑफ नहीं किया, थोड़ा आंसर डिफरेंस आ जाएगा, जितना आ रहा उतना ही ले लिया। 3659 936। तो फिर हमने कहा कि मेरा इक्विटी शेयर का पता है कितना चल रहा है, 36,59,936। तो देख लो, अब हम लोग इसका कर रहे हैं वैल्यू ऑफ फर्म। लास्ट हम लोग का इसका भी प्रोसेस क्या, वैल्यू ऑफ फर्म। अगर मेरी कंपनी डिविडेंड नहीं पेमेंट कर रही है तो क्या करेंगे, जो मेरा शेयर का वैल्यू आया, वैल्यू ऑफ शेयर, उसमें से हम लोग नेट इनकम को ऐड बैक कर देंगे। क्या ऐड बैक कर देंगे, नेट इनकम को हमारा ऐड बैक कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट को हटा देंगे। किसको हटा देंगे, इन्वेस्टमेंट को हटा देंगे। होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कैपिटलाइजेशन रेट। तो मेरा वैल्यू ऑफ शेयर कितना आया, 36,59,936। उसमें से नेट इनकम हम लोग का कितना है, नेट इनकम 3 लाख का नेट इनकम है, और इन्वेस्टमेंट कितने का हम लोग का, इन्वेस्टमेंट है हम लोग का 6 लाख का। इन्वेस्टमेंट कर दिया माइनस होल डिवाइडेड बाई 1.12। करो सॉल्व करो। 36,59,936 उसमें हम लोग 3 लाख को ऐड कर देंगे, 6 लाख को लेस कर देंगे, होल डिवाइडेड बाई 1.12 कितना आ रहा है, 29,99,942। देख लो 942, और इधर हमारा कितना आया 971। आसपास एकदम का सेम आंसर है, आसपास हमारा सेम आंसर है। तो देख लो पूरा प्रोसेस समझ आ गया, पूरा प्रोसेस समझ आ गया। देख लो कोई भी दिक्कत है तो बताओ, एकदम आसपास हमारा आंसर आया। ठीक, एक सम्स हमारे पास और है, इलस्ट्रेशन ये। जेड लिमिटेड के पास 1000 शेयर है 100 रुपया करके, 100 रुपया करके, मतलब अभी P0 दे दिया हमें 100 रुपया का। कंपनी 10 रुपया का डिविडेंड दे रही है, कंपनी का नेट इनकम इतने का है, कंपनी का नेट इनकम इतने का है, कंपनी नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। हाउ मेनी शेयर विल बी इशूड, कंपनी कितना शेयर इशू करेगी, है ना। और ये भैया हमें कैपिटलाइजेशन रेट दे दिया। इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर, इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर। बस पूरा सम हम लोग कर सकते हैं। कर ही लेके एक ठो और कर ले, एक ठो और कर ले, बताओ कर ले। आप लोग साथ में करोगे तो बताओ, मैं भी कर लेता हूँ। चलो कर ही लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन हमसे पूछा है हाउ मेनी न्यू शेयर विल बी नीड टू बी इशूड, कंपनी कितना नया शेयर खाली इशू करेगी, लेकिन मैं पूरा ही सम्स आप लोगों को करा दे रहा हूँ। लेकिन हाँ याद रखना, एग्जाम में आपसे जितना पूछा आप लोग बस उतना ही करके स्टॉप हो जाना। पेज 637 का इलस्ट्रेशन है। चलो लास्ट सम्स कर लेते हैं। अभी भी जिसको समझ नहीं आया एक और मौका है, एक और मौका है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास मोदी गिलानी होगा नहीं,
वॉल्टर और गॉर्डन में चला जाऊंगा। ठीक है, हमें क्या क्या डिटेल दे दिया, हमें क्या क्या डिटेल दे दिया, हमें P0 दे दिया 100 रुपया का कि अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है 100 रुपया करके। P1 का भैया हमें अता पता नहीं है। फिर भैया कंपनी डिविडेंड दे रही है 10 रुपया करके, डिविडेंड दे रही है 10 रुपया करके, है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर, ये पढ़ना मत भूलना। और भैया कैपिटलाइजेशन रेट है 20%, मतलब KE है 20% का। ठीक है, KE है 20% का। ठीक है, चलो भैया, इफ डिविडेंड इज पेड, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। पूरा समसी कर लेते हैं एक बार और। इफ डिविडेंड इज पेड, यहां होगा इफ डिविडेंड नॉट पेड। तो इफ डिविडेंड इज पेड तो मेरा फर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। तो मेरा फर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 रुपया इक्वल टू होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 20% को क्या मैं 0.2 लिख सकता हूँ, तो बस करो, P1 मेरा कितना आया 100 इंटू में 1.2 माइनस में 10, कितना आया भैया 110 रुपया। लेकिन अगर मेरा कंपनी डिविडेंड नहीं पेमेंट कर रहा है तो क्या आएगा, P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। P0 तो 100 रुपया है, P1 नहीं पता, और डिविडेंड इस केस में कंपनी दे रहा है नहीं दे रहा है, नॉट लिखा हुआ है। नॉट का मतलब क्या है कि इस केस में मेरा कंपनी डिविडेंड दे ही नहीं रहा है, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.2। तो इस केस में मेरा एट द एंड ऑफ द पीरियड मेरा प्राइस क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, समझ आया। और आप समझ ही पा रहे हो कि इस केस में भी और इस केस में भी मेरे शेयर होल्डर को कोई लॉस ही नहीं है, क्योंकि इस केस में देखो मेरे शेयर होल्डर के पास 110 रुपये का शेयर और 10 रुपये का डिविडेंड है, मतलब उसको 120 रुपया का बेनिफिट मिल रहा है। और इस केस में मेरे शेयर होल्डर को बेनिफिट नहीं मिल रहा, बल्कि 120 रुपया का शेयर तो मिल रहा है। तो दोनों में बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द कंपनी, क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ कंपनी। इधर भी हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ कंपनी। ठीक है, रैंडम करते जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कितना का इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसमें से प्रॉफिट कितने का अवेलेबल है, यहां भी कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। लेस प्रॉफिट अवेलेबल, कंपनी को कितने का इन्वेस्टमेंट करना है ये बताओ। कंपनी मेक्स अ न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 48,000, 48,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। मेरी कंपनी कितने का इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, 48,000 का। मेरी कंपनी के पास प्रॉफिट कितना बचा है, 25,000 का प्रॉफिट बचा है। भैया 25,000 का प्रॉफिट बचा है, लेकिन उसमें से मेरी कंपनी डिविडेंड भी तो पे करेगी, मेरी कंपनी उसमें से डिविडेंड भी तो पे करेगी। कितने का डिविडेंड पे करेगी, मेरी कंपनी के पास कितने शेयर है, 1000 शेयर होल्डर है। कितने शेयर है, शेयर होल्डर नहीं शेयर है, 1000 शेयर है। हर एक शेयर में मेरी कंपनी 10 रुपया करके अगर डिविडेंड पे करेगी तो 1000 शेयर में 10 रुपया करके, मतलब कितना, 10,000 का मेरी कंपनी डिविडेंड ही तो पे कर दी। तो मेरी कंपनी के पास कितना बचा, 15,000 ही बचा हाथ में। इस केस में तो मेरी कंपनी 1 रुपया डिविडेंड नहीं पेमेंट कर रही है, तो मेरी कंपनी के पास पूरा पूरी 25,000 का प्रॉफिट बच गया, समझे, है ना। और जो शॉर्टफॉल बचा, इस केस में मेरा 33,000 शॉर्टफॉल बच गया। इस केस में मेरा कितना शॉर्टफॉल बच गया, 23,000 शॉर्टफॉल बच गया, है ना। अमाउंट रिक्वायर्ड बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर, मेरे को इतने का इक्विटी शेयर इशू करना होगा। यहां पर भी सेम लिख दोगे, अमाउंट रिक्वायर्ड बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर।
मेरे को 33,000 का क्या इशू करना होगा, इक्विटी शेयर मेरे को इशू करना होगा। तो भैया नंबर कितना इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर बता दो ना, नंबर ऑफ शेयर आप कितना इशू करने वाले हो। भैया देखो मेरे को 33,000 रुपया चाहिए, है ना, इस केस में 33 चाहिए। एक एक शेयर का दाम मेरा 110 रुपया करके चलेगा, आप ही ये बात बोल रहे हो। तो मेरे को कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना होगा, 33,000 डिवाइडेड बाई 110। भैया मेरे को 300 शेयर्स इशू करना होगा, इस केस में मेरे को 300 शेयर्स इशू करना होगा। और इस केस में भैया नंबर ऑफ शेयर मेरे को कितना शेयर इशू करना है ये बता दीजिए। भैया आप बोल रहे हो मेरे को 23,000 रुपया चाहिए, और एक एक शेयर का दाम मेरा इसमें कितना चल रहा है। भैया एक एक शेयर का दाम मेरा 120 रुपया करके चल रहा है एक साल के बाद। तो भैया मेरे को कितना शेयर इशू करना होगा, मेरे को 192 कर लेते हैं, 192 शेयर्स मेरे को इशू करना होगा इस केस में। उस केस में 300 शेयर इशू करना होगा, इस केस में मेरे को 192 शेयर इशू करना होगा, है ना। आंसर हमारा यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि बुक हमें खाली ये पूछ रहा है हाउ मेनी न्यू शेयर विल बी नीड टू बी इशूड। देखो आंसर हमारा यहीं खत्म हो गया। अब देखो, अब बुक का एकदम वो देखो कि क्या है, यहाँ पर हमें रेट कितना देके रखा है, यहाँ पर हमें रेट देके रखा है 20% रिस्क फैक्टर, है ना। और ये लोग अपने आंसर में कितना ले रहे हैं, ये लोग अपने आंसर में 1+10 1+10 10% कंसीडर कर रहे हैं। पता नहीं बुक क्या है, मेरे को एकदम समझ नहीं आता, छोड़ो। आप अपना देखो, आपका फाइनल आंसर सही में आ गया, मतलब आप एकदम करेक्ट हो। ऐसे भी हो, आपको ऊपर ही देख के समझ आ जाएगा। आप शेयर होल्डर का वेल्थ देखो, शेयर होल्डर के हाथ में 110 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का डिविडेंड है, मतलब 120 रुपये का चीज़ है। इस केस में मेरी कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर रही है, फिर भी मेरे शेयर होल्डर के पास 120 रुपये का ही चीज़ है। फॉर्मूला देखो एक बार, ये हो गया। फिर भैया क्या निकालोगे, टोटल शेयर कितना हो गया, टोटल शेयर्स कितना हो गया मेरे पास। पहले से मेरी कंपनी के पास कितने शेयर्स थे, पहले से मेरी कंपनी के पास कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर थे, 1000 शेयर थे, 300 और आ गए, तो मेरी कंपनी के पास कितना शेयर हो गया, 1300 शेयर्स हो गया, है ना। इस केस में भैया टोटल शेयर्स कितने हो गए मेरी कंपनी के पास। भैया पहले से 1000 शेयर तो था ही, प्लस में 192 और आ गए, तो मेरी कंपनी के पास 1192 शेयर्स हो गए इस केस में, है ना। इतना हो गया। वैल्यू ऑफ शेयर, मेरी कंपनी का शेयर का क्या वैल्यू है मेरे को ये पता करना है। वैल्यू ऑफ शेयर, हर एक शेयर का वैल्यू कितना है। तो भैया देखिए मेरी कंपनी के पास 1300 शेयर है, और आप ही ने कहा कि एक साल बाद मेरी कंपनी का शेयर 110 रुपया का हो जाएगा, मेरी कंपनी का शेयर 110 रुपया करके हो जाएगा। तो क्या वैल्यू है मेरी शेयर का, 1300 इंटू में 110 कितना हो गया। भैया मेरी कंपनी का शेयर का वैल्यू हो गया 1,43,000, और इस केस में मेरे शेयर का वैल्यू कितना हो गया, इतना ही आना चाहिए। भैया मेरी कंपनी के पास 1192 शेयर्स है, 1192 शेयर्स है, और आप ही ने कहा कि मेरी कंपनी का शेयर का दाम 120 रुपया हो जाएगा, मेरी कंपनी का शेयर का दाम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो बताओ ना क्या वैल्यू, 1192 इंटू में 120 कितना हो गया, 1,43,040, 143,040। आप लोग देख ही पा रहे हो, 1,43,000 1,43,000, आंसर हमारा सेम ही है। अल्टीमेट में शेयर होल्डर का वैल्यू सेम ही है। अब देखो लास्ट हम लोग का फिर प्रोसेस क्या है, फर्म का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि बोला था हम लोग लेंगे वैल्यू ऑफ शेयर, हम लोग क्या लेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर। फिर हमारा जो नेट इनकम हुआ हम लोग नेट इनकम को ऐड बैक कर देंगे। लेकिन भैया हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट में खर्च भी तो हो गया, तो इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो, होल डिवाइडेड बाई 1 + KE। तो हमारा शेयर का वैल्यू क्या है, हमारा शेयर का वैल्यू क्या है, तो अभी आया ना 1,43,000 हमारा शेयर का वैल्यू है। प्लस में नेट इनकम हम लोग कितना कमाए, नेट इनकम 25,000 का नेट इनकम कमाए। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 48,000 का, 25,000 का नेट इनकम है, 48,000 का इन्वेस्टमेंट है। होल डिवाइडेड बाई KE हमारा कितना कैपिटलाइजेशन रेट 20% था, 1 + 0.2 करो, 1,43,000 प्लस में 25,000 माइनस में 48,000 होल डिवाइडेड बाई 1.2 कितना आ रहा है, हमारा फर्म का वैल्यू आ रहा है 1 लाख रुपीज़, हमारे फर्म का वैल्यू आ रहा है 1 लाख रुपीज़। इसमें भी अब इसमें भी ये तो हुआ जब डिविडेंड मेरी कंपनी पे कर रही है। फिर हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म निकाल रहे हैं जब मेरी कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं कर रही है, तो हमारा फर्म का वैल्यू कितना आएगा, वही 1,43,040 का हमारा ये है शेयर का वैल्यू है। प्लस में 25,000 हमारा नेट इनकम था, और इन्वेस्टमेंट हमने 48,000 का किया, होल डिवाइडेड बाई 1.2
1.2 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 20% है मेरा रेट, है ना, 1.2 ही आएगा। तो 14340 प्लस में 25,000 माइनस में 48,000 होल डिवाइडेड बाई 1.2 कितना हो रहा है मेरा, हो रहा है 1,33 अप्रोक्स। तो देखो भैया 33 ही खाली डिफरेंस है, नहीं तो अल्टीमेट में मेरा वैल्यू ऑफ फर्म दोनों का सेम ही है। और ये डिफरेंस भी इसीलिए आ रहा है क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर 192 शेयर लिख रहे थे तो मेरा आंसर कुछ पॉइंट में आ रहा था, लेकिन हम लोग पॉइंट को एकदम इग्नोर कर रहे थे। तो यहाँ तक मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो देख लो आज हम लोग मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच पूरा सीख लिए, 3 सम्स किए, 3 सम्स बहुत अच्छे से किए। प्लीज़ आप लोग एक बार घर में प्रैक्टिस करना। मोदी-गिलानी में थोड़ा सा स्टेप था, बाकी वॉल्टर और गॉर्डन में तो कुछ ही नहीं है। कल के क्लास में करते हैं वॉल्टर और गॉर्डन, और मैं कोशिश करता हूँ, पूरा कोशिश करता हूँ कि 3 क्लास में आप लोग को प्यारा सा चैप्टर खत्म करा दूँ डिविडेंड, ठीक है। फिर एक चैप्टर और करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग अपना कंसोलिडेशन जो अकाउंट्स में छूटा हुआ वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बढ़िया से आप लोग कीजिए, प्लीज़ एक बार जरूर कमेंट कर दिया कीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, नहीं लगा, जिससे क्या मेरे को भी मोटिवेशन मिले और अच्छा से रिकॉर्ड करने का। और कहीं गलती हो तो वो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा से आप लोग आज का सम्स कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास डिविडेंड डिसीजन के साथ।